साथियों, आज आपके समक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 3 काले कानून, वो 3 काले कानून जिनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी, 2 मोदी और 1 बाबू, किसान के खेत और खलिहान को खा रहे हैं, उसको उजागर करने के लिए आपके बीच में हम सब उपस्थित हैं। एक साथी ने रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। मुझे लगता है कि इन 3 काले कानूनों का सार उस 2 लाइन में लिखा है जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के लिए है कि जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे बेहतरीन 2 लाइन में इन 3 काले कानूनों की समरी नहीं हो सकती। हरित क्रांति को हराने की घिनौनी भाजपाई साजिश है ये 3 कृषि विरोधी, खेत विरोधी काले कानून। खेत खलिहान को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर गिरवी रखने का षड्यंत्र है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार का ये 3 काले कानून। मोदी जी और नीतीश बाबू कसम तो किसानों की खाते हैं, पर फायदा अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाते हैं। मोदी सरकार ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहनों, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारियों की आजीविका पर हमला बोला है। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंद कर मोदी जी और नीतीश बाबू ने उनके भाग्य में बदहाली और बर्बादी लिखने का एक कुत्सित प्रयास किया है। ये किसान, खेत खलिहान और खेत मजदूर के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश भर में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर, मंडी मजदूर और छोटे छोटे कर्मचारी और 250 से अधिक किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सब चंगा सी। उन्हीं के शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब ऐतराजों को दरकिनार कर पूरे देश को और बिहार को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान मजदूरों की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर हैं। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को ना नीतीश बाबू और ना नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। साथियों, इससे पहले के 2-3 पहलुओं पर मैं चर्चा करूं और 2-3 पर टीएस सिंहदेव जी करें। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर खेती, खेत खलिहान के लिए क्या आधार है? 3 आधार है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। दूसरा, खेती को, फसल को सरकारी तंत्र के माध्यम से खरीद की जिम्मेवारी या गारंटी। और तीसरा, राशन की दुकान से गरीब तक सस्ते दामों पर
उस धान या दाल या गेहूं या दूसरी फसलों को पहुंचाने की सरकार की जिम्मेवारी। अगर खेती की खरीद प्रणाली खत्म हो जाएगी, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी खत्म हो जाएगी, तो राशन की दुकान पर गरीब को मिलने वाला राशन और राशन की दुकान भी खत्म हो जाएगी। ये षड्यंत्र है जो नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी मिलकर कर रहे हैं। इसके कुछ मुख्य ऐतराजात हैं। मैं केवल 3 ऐतराजात की चर्चा करूंगा और 3 की हमारे साथी करेंगे। पहला, अगर अनाज मंडी और सब्जी मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, एमएसपी कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? दुर्भाग्य से साथियों, दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल का मूठ पकड़कर खेती की ही नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं, अगर आप उनका चुनावी एफिडेविट देखें तो उनके नाम 1 इंच भी कृषि भूमि है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री खेती नहीं जानते, देश के कृषि मंत्री खेती नहीं जानते, देश के रक्षा मंत्री खेती नहीं करते, देश के गृह मंत्री खेती नहीं करते और हम किसानों को ये खेती का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो 15.5 करोड़ किसानों के खेत से क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीदकर लाकर पाएगी? जवाब नहीं में। वो तो आज भी 42,000 मंडियों से खरीद नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2006 में एपीएमसी एक्ट को खरीद करना बिहार का ही है, जहां किसान की हालत बद से बदतर है। मैं मेरी खेती हरियाणा में करता हूं, मैं भी एक किसान हूं। हर रोज हम देखते हैं कि बिहार से औने पौने दाम पर धान खरीदा जाता है, गेहूं कणक खरीदी जाती है और उसे ले जाकर ट्रांसपोर्ट करके बिचौलिए हरियाणा और पंजाब में बेच देते हैं एमएसपी पर, क्योंकि यहां मंडी खत्म हो गई। और मैं ये रेट देख रहा था, धान का रेट है नॉर्मल धान का 1868 एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, बिक रहा है बिहार में 1300 रुपए में। ग्रेड ए धान का रेट है 1888 रुपया क्विंटल एमएसपी, बिक रहा है बिहार में 1350 रुपए में। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपया, बिकता है बिहार में 1300 से 1400, वो भी मिल जाए तो गनीमत है। बिहार के बहुत सारे साथी मिले 1100 और 1000 रुपया तक गेहूं बिकता है। मक्के का एमएसपी है 1850, बिहार में बिकता है 1100, बाकी बिचौलिए खरीदकर पैसा कमाते। मसूर दाल का एमएसपी है 4780 रुपया, बिकता है 4200 से 4400, 4400 मिल जाए तो गनीमत है। चना जो है उसका एमएसपी है 4900 रुपया, बिकेगा 4200, 4300, 4400, 4500। और आज तो यह हालत है कि पंजाब हरियाणा में भी एमएसपी नहीं मिल रहा, बिहार में कैसे मिलेगा? और एक बड़े कमाल की बात मैंने देखी, नीतीश बाबू ने और सुशील मोदी जी ने मिलकर बिहार में गेहूं सबसे ज्यादा हम पैदा करते हैं, पंजाब हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान, यही गेहूं पैदा करते हैं इस देश का। बिहार में 2015-16 में, और अखिलेश बाबू ने तो ये महकमा खुद देखा, 2015-16 में गेहूं खरीद केंद्र थे 9035 एफसीआई के। 2019-20 में 82% कम हो गए नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के चलते। और 19-20 में बिहार में गेहूं खरीद केंद्र कम होकर हो गए 1619। तो कौन खरीदेगा?
कैसे खरीदेगा और एमएसपी कैसे देंगे, इस बात का जवाब न मोदी जी देते न नीतीश बाबू। दूसरी बात, इन तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी शब्द लिखा ही नहीं। अगर मोदी सरकार और नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी किसान को यह गारंटी दें कि वो इन तीनों कानूनों में एमएसपी की गारंटी का शब्द लिखने को तैयार हैं, तो हम सारा आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं। नीतीश बाबू इस प्रदेश का किसान इस राजनीतिक बेईमानी को माफ नहीं करेगा। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा राजनीतिक तौर से बेईमान गठजोड़ है। आप राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं, आप किसान की पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप रहे हैं। आप क्यों समर्थन वापस नहीं लेते? अब जब कानून पास हो गए तो नीतीश बाबू ने अपने एक सांसद से कहलवा दिया, अरे भैया एमएसपी लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा जाना चाहिए, अगर नीतीश बाबू आप इससे सहमत हैं, तो किसान का एक बेटा आपको आज चुनौती देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से, या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मोदी सरकार से लिखाइए, नहीं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर आ जाइए। क्यों बैठे हैं सत्ता की कुर्सी से चिपके हुए और सत्ता की मलाई खाते हुए? क्या इस बात का जवाब नीतीश बाबू दे सकते हैं? इन कानूनों में एमएसपी क्यों नहीं लिखा हुआ? कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखते कि एमएसपी देना अनिवार्य है? और अगर बड़ी बड़ी कंपनियां किसान को एमएसपी नहीं देंगी तो सरकार एमएसपी के बराबर की कीमत देने के लिए बाध्य होगी और कम एमएसपी से कम रेट देने वाले को सजा मिलेगी। ये लिख दीजिए। ये लिखते क्यों नहीं? तो बड़ी सीधी बात है। कारण साफ है दोस्तों, खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की दासी बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। सच्चाई ये है, उन्हें मुनाफा कमवाना चाहते हैं। ये तब संभव है जब किसान की फसल एमएसपी से कम खरीदी जाएगी। और तीसरी और आखिरी बात, और फिर टीएस सिंहदेव जी अपनी बात जोड़ेंगे। मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, नीतीश बाबू बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कहते हैं किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? किसान आज भी कौन से कानून में बैन है कि आप बिहार से ले जाकर फसल हरियाणा में नहीं बेच सकते? कौन से कानून में बैन है कि हरियाणा का किसान जाकर मद्रास में अपनी फसल नहीं बेच सकता? आज भी किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, पर जिसने हल्की मूठ नहीं पकड़ी हो, धान की प्योद नहीं लगाई हो चिलचिलाती गर्मी के अंदर, दराती लेकर कभी कणक गेहूं ना काटी हो, कभी कपास चुगकर ना आया हो, जिसे बाजरा और ज्वार के अंदर अंतर पता ना हो, जिसे गन्ना लगता कैसे है और छिलता कैसे है उसकी जानकारी ना हो, वही ऐसी बेवकूफाना बात कह सकते। साथियों, एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक इस देश का 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि का मालिक है और बिहार में औसत भूमि की मलकियत 2 एकड़ है। 2 एकड़ वाला किसान पटना से पानीपत अपनी फसल बेचने जाएगा कैसे और बेचेगा कैसे? उसे तो मंडी तक जाना मुश्किल है, उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया नहीं, 4 व्हीलर का किराया नहीं। पर ना मोदी जी ये बात समझते और ना ये बात नरेंद्र तोमर जी समझते, क्योंकि खेती कभी की नहीं। ये विडंबना है। ना नीतीश बाबू ये इस पीड़ा को, इस पेट की दहकती आग को समझ पा रहे और ना मोदी जी और नरेंद्र तोमर जान पा रहे, क्योंकि पूंजीपतियों की मंडी में किसान को बिकवा रहे। 2-3 पहलू महत्वपूर्ण और हैं और मैं टीएस सिंहदेव जी से कहूंगा कि वो अब इसमें अपनी बात